एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किस प्रकार हमारे लिए विकल्प के रूप में है। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि की संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इन्हीं को हम प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और आसानी से उपयोग कर सकते हैं इनको। धातुओं की अपेक्षा ये हल्के भी होते हैं। इस कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्षयानों में भी होता है। उपयोग की ये सूची असीमित है कि हम इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये सूची असीमित हो सकती है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं की अगर हम आदि को गिनना प्रारंभ करें तो हमारी सूची बहुत ही बढ़ जाएगी। तो अब हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की भी विवेचना करते हैं। इससे पहले आपको प्लास्टिक दिखाते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग टैबलेट पैकिंग में अन्य सभी वस्तुएं जो हैं आपको दिख रही है, ये सारी की सारी प्लास्टिक की ही बनी हुई है। टोकरी हो, बकेट हो, बाल्टी हो, स्टूल हो, टेबल हो, चेयर हो। माइक्रोवेव ओवन में भी प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है। फ्राई पैन, इनमें भी टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई होती है। और ये जो जितनी भी वस्तुएं दिख रही है सारी की सारी प्लास्टिक की है, इसलिए प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में है। यही कारण है कि प्लास्टिक की अगर हम सूची बनाएं तो वो सूची असीमित होगी। बहुत सी वस्तुएं होती है वो प्लास्टिक की ही बनी होती है। अब हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। ए है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी कि प्लास्टिक का सबसे अच्छा गुण यही है कि वो अनअभिक्रियाशील है, यानी कि किसी भी पदार्थ के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है। आप जानते होंगे कि लोहे जैसी धातुएं होती है, जब नमी और वायु में अगर खुला छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाती है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उन पर संक्षारण नहीं लगता। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता क्योंकि वो प्लास्टिक के बने होते हैं। इसलिए इनका उपयोग बहुत ही रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संचयन हेतु भी किया जाता है। इनमें बहुत से रसायन भी रखे जाते हैं जिनसे कि रसायन लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सकें, जल्दी खराब नहीं हो। देखते हैं ये रसायन जो हैं इसके अंदर स्टोरेज हैं कि ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। और जो हम घरों में अचार संरक्षित करते हैं वो अचार भी उस प्लास्टिक के डब्बे में ही रखते हैं ताकि अपना अचार ख़राब नहीं हो। अगर उसको अचार को अगर हम धातु के पात्र में रखें, अगर स्टील के बर्तन में रखें जिसमें आप स्टील के जो शक्कर के डब्बे वगैरह काम में लेते हो, अगर उसमें अगर हम अचार को रखें तो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम स्टील के बर्तनों में अचार को कभी भी नहीं रखते। अब दूसरा है बी, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक वजन में हल्का होता है। धातु की अगर तुलना करें तो धातु अधिक भारी होता है। ये प्रबल है, मजबूत है और चिरस्थायी है, लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है। चिरस्थायी यानी कि टिकाऊ है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पुराने समय में जो बाल्टियाँ और आती थी काम में, जितने भी बर्तन वो सारे धातु के ही होते थे या मिट्टी के। किस पदार्थ की बनी होती थी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं वो तो प्लास्टिक की हैं। प्लास्टिक के पात्रों में को उपयोग में लाने का क्या लाभ है। एक तो वो वजन में हल्के होते हैं। अगर लोहे की बाल्टी होगी तो अगर वो भरी भी होगी तो एक तो लोहे का वजन और उस भरे हुए पानी का वजन, तो आपके घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, वो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइज़ों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक को हम एक तो हल्का होता है, प्रबल भी होता है, चिरस्थायी, टिकाऊ भी होता है और इसको विभिन्न आकारों साइज में डाल सकते हैं। अतः ये विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं और उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से इसको उपयोग में भी लेते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की अगर हम सूची बनाएं जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं तो ये सूची भी आपके बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आपको भी
पिक्स में देखे हैं कि कितने उपयोग हैं। नेक्स्ट सी, प्लास्टिक कुचालक हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। हाँ, इससे पहले भी आपको बताया था कि प्लास्टिक कुचालक है और प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का किस प्रकार कुचालक है ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, जबकि थर्मो प्लास्टिक केवल विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक नहीं है। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं तो वो पिघलने लगता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। और आपके जो खाना बनाने के जितने भी पात्र होते हैं, यानी कि कुकर हैं तो कुकर के हत्थे भी प्लास्टिक ही होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक भी दो प्रकार के, और हम यहाँ सब तरह के प्लास्टिक के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि थर्मोसेटिंग की अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ना थर्मोप्लास्टिक के अलग से पढ़ रहे हैं, हम सारे प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिक कुचालक हैं ऊष्मा और विद्युत का। अगर थर्मोप्लास्टिक को अधिक ऊष्मा दें तो वो पिघल सकता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितनी भी ऊष्मा दें तो वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आप ध्यान रखें। और क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण, यानी कि दवा की गोलियां जो होती है, उन टिक्कियों की जो पैक करने में प्लास्टिक ही काम में लिया जाता है। घावों को सीने हेतु धागे आपके टाँके लगाए जाते हैं। कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वो जो धागा होता है वो प्लास्टिक का ही बना होता है। सिरींज जो इंजेक्शन होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र, ये सब प्लास्टिक के ही बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग लिया जाता है, जिससे माइक्रोवेव ओवन में अधिक ऊष्मा होने पर भी कि वो केवल खाद्य पदार्थ को ही पका देती है, परंतु प्लास्टिक के पात्र को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल जल चिपकता नहीं है, और ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने में काम आता है। यानी कि टेफ्लॉन बेटा एक प्लास्टिक है जिसकी परत होती है। जो आपके घरों में फ्राई पैन होते हैं, उस फ्राई पैन में प्लास्टिक की ऊपर परत होती है जिससे उसमें कभी भी खाना चिपकता नहीं है। आपको टेफ्लॉन की परत का फ्राई पैन दिखाते हैं। ये आपके फ्राई पैन हैं, इनके ऊपर यहाँ पर जो आपको वे ब्लैक सी दिखाई दे रही है, ये इन सब के अंदर प्लास्टिक की एक परत है जो टेफ्लॉन है। और ये माइक्रोवेव ओवन है। जितने भी माइक्रोवेव ओवन हैं इनके अंदर जो रखे हुए बर्तन हैं वो बर्तन प्लास्टिक के बने हुए हैं, और इन्हीं प्लास्टिक के बर्तनों से केवल जो आपके भोजन रखा हुआ केवल वो भोजन ही गर्म होता है। ये प्लास्टिक का पात्र बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। और जितनी भी दवाइयाँ, टेबलेट या गोलियाँ होती है, ये भी प्लास्टिक के ही कवच में पैक होती है। और ये जो मेटल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक के द्वारा विद्युत का चालन नहीं हो रहा, जबकि मेटल में विद्युत का चालन हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है। ये बल्ब नहीं जल रहा, तो इसका मतलब ये थर्मोप्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक हैं। आगे हैं अग्निशय प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे जितने भी होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना आपके लिए रोचक होगा कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके परिधान, यानी कि जो उनके वस्त्र होते हैं, वो मेलामाइन प्लास्टिक की परत की चढ़ी होती है उन पर, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यानी कि मेलामाइन प्लास्टिक पर आसानी से आग नहीं लगती, इसलिए अग्निशय जो फायर ब्रिगेड वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो अग्निरोधक होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। और मेलामाइन प्लास्टिक की परत जिस कपड़े पर चढ़ी होती है वो अत्यधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं, उनके आसानी से आग नहीं लगती। अब है बेटा 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन में थैली में लपेटी हुई वस्तुएं ही मिलती है, और ये कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये प्लास्टिक कूड़ेदान में भी चला जाता है। और इसका निस्तारण एक प्रधान समस्या है, यानी कि इस प्लास्टिक का निस्तारण होता ही नहीं है, उसका
हम रिसाइकल के द्वारा हम निस्तारण कर सकते हैं, और बाकी प्लास्टिक का निस्तारण आसानी से नहीं होता। ये एक समस्या है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कोई भी प्राकृतिक घटक जो होता है उसको जीवाणु द्वारा अपघटित कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा काफ़ी पदार्थ अपघटित होते हैं जीवाणु के द्वारा, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, यानी कि जीवाणुओं का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, जीवाणु उसको विघटित नहीं कर सकते। उन पदार्थों को हम जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। और नेक्स्ट है आपके क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी कि पर्यावरण के हितैषी यानी कि लाभकारी नहीं है। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाते हैं तो ये पूर्णतया जलने में लंबा समय ले लेते हैं, और इस प्रक्रम में ये भारी मात्रा में विषैली धूम यानी कि धुआं उत्सर्जित करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रदूषित होता है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्लास्टिक को जलाया जाता है तो कितना इससे धुआं उत्पन्न होता है, और ये धुआं पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एक कि अगर प्लास्टिक है, इसको अगर हम प्लास्टिक की वस्तुओं को एक बीकर में रख के अगर इसको गर्म करें, हीट करें, तो हीट करने पर ये प्लास्टिक की जो स्केल है ये ठंडी ही रहती है, और जबकि ये लोहे की छड़ है ये गर्म हो जाती है, कैंची है ये गर्म हो जाती है, और ये लकड़ी से बनी हुई पेंसिल जो होती है ये भी ठंडी रहती है। यानी कि लकड़ी उष्मा की कुचालक है, प्लास्टिक की स्केल भी उष्मा की कुचालक है। और जब हम प्लास्टिक को इस प्रकार देखते हैं प्रकृति में तो ये पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक साबित होता है। ये समुद्रों में जाता है, समुद्रों में इकट्ठा होता रहता है बीच पर, ये आपको अलग अलग जगह दिख रहा है। ये प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए यानी कि अपने वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और इसको जलाने पर बहुत ही धुआं निकलता है, अत्यधिक धुआं निकलता है कि जिससे पर्यावरण में वायु जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होती है। तो यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। यही इस समस्या का समाधान है कि हम प्लास्टिक से कैसे बचें। तो प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें, कपास या जूट से बने थैलों का उपयोग कीजिए, तो घर में प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली आपके आएगी ही नहीं। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और अलग निस्तारण भी करना चाहिए इसका। और आजकल आपके कचरा गाड़ी जो आती है उसमें भी अलग से ही होता है, जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय के लिए अलग अलग बॉक्स होते हैं। उसमें कुछ और तरीके भी हैं सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। अपने घरों में ऐसा व्यवहार लाइए जिससे कि आप प्लास्टिक से बचें, ना कि प्लास्टिक की ओर बढ़ें। प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को पुनः चक्रित करना बेहतर ही होगा, यानी कि अगर प्लास्टिक का रिसाइकल करें तो ये अच्छा होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण में किया जा सकता है उनकी हम सूची बना सकते हैं। पुनः चक्रण के कुछ रंग प्रदान करने के लिए अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे यानी कि पुनः चक्रण जब भी रिसाइकल करते हैं तो उसमें कुछ अभिकर्मक मिला देते हैं जिससे उसको अलग से रंग प्रदान हो। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन करने में सीमित हो सकता है। एक उत्तरदायी नागरिक होने के रूप में 5R सिद्धांत को आपको याद रखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 5R सिद्धांत। 5R सिद्धांत बेटा ये इंग्लिश के लिए है, आपके हिंदी ट्रांसलेट भी है यहाँ पर। 5R फर्स्ट है आपके रिड्यूस, सेकंड रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज एंड रिफ्यूज। तो उपयोग कम करिए, रिड्यूस यानी कि आप जितना भी प्लास्टिक काम में ले रहे थे उसको अब कम उपयोग कीजिए। फिर रीयूज़, पुनः उपयोग कीजिए, यानी एक बार आप प्लास्टिक की थैली लेके आ गए तो उसको एक बार ही यूज़ में ना लें, उसको एक बार और यूज़ में लें। पुनः चक्रित करना यानी कि रिसाइकल, यानी कि आपको कबाड़ी वाला जो आता है वो आपसे
जितना भी प्लास्टिक का कचरा वगैरह जो भी होता है कबाड़ खाना घर में वेस्टेज, उसको वो ख़रीदता है और वो कंपनी में आगे देता है और वो कंपनी इसको वापस पिघला कर नए प्लास्टिक के पात्र वगैरह बनाकर वापस तैयार करता है। तो ये रिसाइकल में आपको पुनःचक्रित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और जितना भी प्लास्टिक है उसको वापस भी प्राप्त करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, और उपयोग ना करना, यानी कि सबसे मेन यही है कि उसको रिफ्यूज़ कर दो, यानी कि उसका उपयोग करो ही नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा। RBSC में 4 आर सिद्धांत है, इसमें 5 आर सिद्धांत है। 5 आर सिद्धांत में आपके 5वां यही एक एक्स्ट्रा है कि उपयोग ना करना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करें तो हम प्लास्टिक से बच सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्लास्टिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है आपके सारणी 3.3 अपशिष्ट अपशिष्ट के प्रकार और अपराश्रित होने में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति, ये यहाँ पर है। तो ये तीनों कॉलम आपके अपशिष्ट के प्रकार, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ये है पहला। इसको अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगेगा। पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की होगी, ये जैव निम्नीकरणीय में आता है। कागज को अपघटित होने में 10 से 30 दिन लगते हैं, ये जैव निम्नीकरणीय में आएगा। सूती कपड़ा अपघटित होने में इसमें लगभग समय लगता है 2 से 5 माह, जैव निम्नीकरणीय में आएगा। लकड़ी 10 से 15 वर्ष लगते हैं इसको अपघटित होने में, जैव निम्नीकरणीय में आएगी। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष लगेगा, जैव निम्नीकरणीय में आएगी। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के जो डिब्बे होते हैं उनको 100 से 500 वर्ष लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय में है। ये जैव, क्योंकि जब कभी भी समय ज़्यादा लगता है, टिन, एल्यूमिनियम जो धातु के डिब्बे होते हैं इनको 100 से 500 वर्ष लगते हैं। अब इतना अगर हम वेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आयु सीमा समाप्त होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भी हैं अधिक वर्ष तक अपघटित नहीं होते और भी ज़्यादा समय लगता है अपघटित होने में, तो वो सारे जैव अनिम्नीकरणीय में आते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं अपघटित होने में, इसकी कोई सीमा ही नहीं लिख रखी है, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय है। तो आपको पता चल गया होगा कि जैव निम्नीकरणीय वही हैं जो अपघटित हो सकते हैं कुछ समय में ही, यानी कि 1 साल 2 साल तक। जो कोई भी 1 साल या 2 साल तक अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय हैं, और जो बहुत समय लगाते हैं वो अनिम्नीकरणीय। नेक्स्ट है बेटा कि क्या आपने ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पर पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही होती है, काफ़ी कचरे पर खाती हैं। अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेफर भी निकल जाते हैं। इसके परिणाम बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं और आमाशय में एक स्तर बनाते हैं और इनकी मृत्यु का भी कारण हो जाता है। यानी कि गायों के द्वारा, पशुओं के द्वारा जब कभी प्लास्टिक खाया जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी मृत्यु का कारण वो प्लास्टिक की थैली ही होती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन थैलियों की नालियों को भी रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्कुट, अन्य खाद्य पदार्थ के रेपर हम सड़क पर, उद्यान पर, पिकनिक स्थानों पर, कहीं पर भी फेंक देते हैं। हमें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारे पास पॉकेट हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, या हम ऐसी जगह उस कचरे को रखें कचरे के पात्र में, और आजकल तो जगह जगह पर कचरे पात्र अवेलेबल हैं, तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं और इन सब समस्या से बच सकते हैं। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? पहले सोचना नहीं चाहिए क्या कि इसको कचरा एक जो है अच्छे जगह ही जाएं? ये एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल पर और स्वच्छ रहें और प्लास्टिक मुक्त रहें? तो इससे यही है कि आप कचरे को कचरे में ही डालें। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़ा का थैला, जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। यही आपके उपाय हैं प्लास्टिक से बचने के। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। यही आपके प्लास्टिक से बचने के उपाय हैं। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हैं।
तो इस अध्याय में आपने एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इनके बारे में पढ़ा है। और ये कुछ अध्ययन बिंदु है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, पाठ का पूरा सार है। संश्लेषित रेशे प्लास्टिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। अनेक छोटी इकाइयाँ होती है बहुलक में, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेंटो रासायनिक प्रक्रमण द्वारा बनाए जाते हैं। और रेशों की प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों में कपड़े के रूप में भी बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशे घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्रों आदि से लेकर वायुयानों, जलाशय, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशे का निर्माण वृत्त निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर हम उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक भी नाम दिए हैं। और प्लास्टिक जो है वो प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायी आदि गुणों में परस्पर भिन्नता भी रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर हैं। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न होती है। भूमि में डालने पर ये अपभ्रष्ट होने पर अपघटित होने में काफ़ी समय लगता है। ये अनविनकरणीय है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों का पर्यावरणीय संकट को भी न्यूनतम कर सकें। चैप्टर कंप्लीट। आप